हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म में हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। समावयवता यानी आइसो का अर्थ होता है सेम और मेरिज्म का अर्थ होता है पार्ट। जिसके समान पार्ट्स हो उसे हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और इसकी परिभाषा लिखेंगे, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एक बार हिंदी में सुनिए इसको कि वह यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर हो, इसे हम समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो आइसोमेरिज्म है, समावयवता है, वह दो प्रकार के होते हैं। एक है संरचनात्मक समावयवी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है त्रिविम समावयवी स्टीरियो आइसोमर्स। और त्रिविम समावयवता होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो पहले हम आपको बताते हैं संरचनात्मक समावयवता के बारे में। ऑर्गेनिक में जो हम लोग पढ़े हुए हैं आइसोमेरिज्म, उससे थोड़ा सा हटके है और उससे बहुत ही हल्का है यह। इसमें संरचनात्मक जो समावयवी होंगे वह हमारा 4 प्रकार का होगा। एक पहला आयनन समावयवता जिसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। दूसरा है सॉल्वेट या हाइड्रेट समावयवता। तीसरा है समनव्य समावयवता कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और चौथा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके हम आपको डिफाइन करते हैं। पहला संरचनात्मक समावयवता का पहला पार्ट है आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कहता है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक बार और सुनिएगा, कहता है कि संरचनात्मक आयनन समावयवता की परिभाषा है कि वह यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके संरचना के आयन में अंतर हो। यानी आयन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बनते हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बड़े कोष्ठ जो कोऑर्डिनेशन जोन होगा उसमें आयन का और काउंटर लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे यह आयन समावयवता का एक उदाहरण है कि जैसे CONH3 का होल 5 BrSO4 यह एक कंपाउंड है। इसको हम जब कंपाउंड को बनाएंगे तो इसका आयनन समावयवता होगा CONH3 का होल 5 BrSO4। और इसी का जब आयनन आइसोमर्स होगा तो यह होगा CONH3 का होल 5 SO4 और Br। हम देख सकते हैं कि सल्फेट और -2 और ब्रोमीन -1 है और इसमें इंटरचेंज हो गया है। इसके आइसोमर्स क्या हो गया, CONH3 का होल 5 SO4 कोऑर्डिनेशन क्षेत्र में चला गया है और काउंटर लिगेंड्स में SO4 के जगह पर Br चला गया है। तो इसे हम बोलेंगे आयनन समावयवता। आयनन का चेंज होगा। अब इसके एक प्रयोग के द्वारा हम जानेंगे कि जैसे CONH3 का होल 5 BrSO4, SO4 काउंटर लिगेंड है। यह जो कोऑर्डिनेशन क्षेत्र है उसके बाहर है। कैसे जानेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम कि बेरियम क्लोराइड का घोल डाल देंगे। बेरियम क्लोराइड का घोल डालेंगे तो हमारा बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में बन जाएगा जिसका जो कलर होगा लाल बैंगनी कलर हो जाएगा।
लाल बैगनी कलर का होगा तो हम समझेंगे कि यह हमारा जो सल्फेट है वह कोऑर्डिनेशन जोन से बाहर है। अब फिर जानेंगे कि ब्रोमीन काउंटर लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन जोन में है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल देंगे AgNO3, तो हमारा यहाँ पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तब हम समझेंगे कि हमारा ब्रोमीन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बाहर की ओर है। एक बार और सुनिएगा, कहता है वह यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो। ये जो कंपाउंड है जैसे CONH3 का होल 5 BrSO4, या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसके संरचना जो है यहाँ पर देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसके अलग अलग संरचना हो गई है और संरचना में आयन जो है वह इंटरचेंज हो गया है। जैसे सल्फेट इसमें अंदर और Br या कोऑर्डिनेशन जोन के बाहर आ गया है। इसे एक प्रयोग के द्वारा जानेंगे। जैसे हमारा पेंटा अमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड जो यह कंपाउंड होगा, इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड क्या करेगा, बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनाएगा जिसका कलर लाल बैगनी होगा। तो हम समझेंगे कि यह काउंटर लिगेंड्स हैं, यानी कोऑर्डिनेशन जोन से बाहर है। पुनः हमारा CONH3 का होल 5 SO4 Br में हम जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल देंगे तो हमारा AgBr का लाल अवक्षेप रेड प्रिसिपिटेट प्राप्त होगा, जो यह प्रदर्शित करेगा कि ब्रोमीन जो है हमारा कोऑर्डिनेशन जो एरिया है, क्षेत्र है, उसे बाहर है। तो इस प्रकार से हम आयनन समवायता को बतला सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण के द्वारा हम आपको बतलाते हैं कि यह क्लियर हो जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे PT NH3 का होल 4 Cl2Br2। एक दूसरा कंपाउंड हो गया PT NH3 का होल 2 Cl2Br2। इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में कैसे बनाएंगे तो थोड़ा देखिएगा। जैसे PT NH3 का होल 4 Cl2 यह कोऑर्डिनेशन जोन में कर देंगे, अब Br2 को बाहर कर देंगे। क्योंकि ब्रोमाइड यहाँ माइनस है, क्लोराइड माइनस है, अब यह इसको आयन को इंटरचेंज कर देंगे। इसका एक आइसोमर्स बनेगा PT NH3 का होल 4 और कोऑर्डिनेशन जोन में Br2 कर देंगे और Cl2 को बाहर निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका से हम आयनन समवायता को बतला सकते हैं कि आयन जो है वह एक काउंटर लिगेंड्स जो है कोऑर्डिनेशन जोन में चला जाएगा और कोऑर्डिनेशन जोन का जो लिगेंड्स हैं वह काउंटर लिगेंड्स में चला जाएगा। ये एक्सचेंज हो जाएगा, एक इनर की ओर चला जाएगा, एक आउटर की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यह आयनन समवायता हो गया। अब एक आपको दूसरा उदाहरण के द्वारा आयनन समवायता के बारे में हम आपको बतला दें। जैसे एक है CONH3 का होल 4 और Cl2NO2। जब इसका आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में बनाना होगा तो CONH3 का होल 4 Cl2 इसको कोऑर्डिनेशन जोन के बाहर कर देंगे NO2 और इसका आइसोमर्स जब बनाएंगे तो यह CONH3 का होल 4 और NO2 चला जाएगा कोऑर्डिनेशन जोन में और Cl2 चला जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से आयन को एक्सचेंज कर देंगे कोऑर्डिनेशन जोन में और कोऑर्डिनेशन जोन वाले लिगेंड्स को क्या करेंगे कि काउंटर लिगेंड्स के रूप में लिख देंगे और इस प्रकार से हमारा आयनन समवायता हो जाएगा। अब हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। आपको हम बता दें कि दूसरा एक आइसोमेरिज में सॉल्वेट या हाइड्रेट समवायता। सॉल्वेट या हाइड्रेट समवायता में
इसमें भी उसी तरह से होगा कि वह यौगिक जिसके अणु सूत्र समान हो लेकिन उसके जो जल हैं, जल के जो अणु हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप से हो जाए तो उसे हम सॉल्वेट या हाइड्रेट समावयवता के नाम से जानेंगे। जैसे एक हम आपको यह दूसरा पॉइंट बताते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसे CrH2O का होल 6 और Cl3 और इसका हम देख सकते हैं कि हाइड्रेटेड जब बनाने लगेंगे तो इसका बनाएंगे CrH2O का होल 5। एक क्लोरीन को अंदर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरीन, एक जल जो है बाहर कर देंगे। एक दूसरा इसका आइसोमेरिज्म बनेगा CrH2O का होल 4 Cl2, एक Cl, यहाँ से हाइड्रोजन अब 6 है तो यहाँ पर 2H2O कर देंगे। इसके एक और आइसोमेरिज्म बन जाएंगे CrH2O का होल 3 और Cl3। यहाँ पर हमारा Cl3 है तो यहाँ पर Cl3 कर देंगे और यहाँ 3 है तो यहाँ 3H2O कर देंगे। कहने का मतलब है कि जब हम सॉल्वेट या हाइड्रेटेड जो समावयवता के बारे में बतलाने लगेंगे तो जल के जो अणु हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे डिफरेंट लिगेंड्स में। जैसे कोऑर्डिनेशन क्षेत्र और काउंटर लिगेंड्स में जल के अणु का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो इस प्रकार से जो समावयवी बनेगा वह हमारा सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स बन जाएंगे। अब हम आते हैं आपको अगला पॉइंट पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग जानेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होते हैं या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होगा क्या कि ये जो लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन क्षेत्र में उनका स्थान का अदला बदली हो जाएगा। जैसे अब परिभाषा में कैसे देंगे कि वह यौगिक जिसके अणु सूत्र समान हो लेकिन कोऑर्डिनेशन क्षेत्र और काउंटर लिगेंड्स के स्थान में अदला बदली हो जाए। जैसे स्ट्रक्चर है तो उसका जाहिर है कि संरचना में अदला बदली होगा तो उस प्रकार के हम समावयवता को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी समनव्य समावयवता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बतला दें कि यहाँ पर दिया हुआ है CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया और यहाँ पर साइनाइड है, एक कैटायन और एक एनायन लिगेंड्स होंगे इसमें। और क्या होगा कि यहाँ पर क्रोमियम है तो क्रोमियम के जगह पर NH3 लिगेंड्स आ जाएंगे और CO के जगह पर साइनाइड लिगेंड्स आ जाएंगे। एक दूसरा उदाहरण आप देखिए CuNH3 का होल 4 PtCl4। तो यह प्लेटिनम, इसका आइसोमेरिज्म जो बनेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनेगा जैसे PT और कॉपर के साथ जो लिगेंड्स हैं वह प्लेटिनम के पास आ जाएंगे PtNH3 का होल 4 और हमारा कॉपर के पास या क्लोरीन के लिगेंड्स चले जाएंगे CuCl4। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा। बस इतना ही नट सेल में जानेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को आसानी से हम लिख देंगे। अब हम जानेंगे लिंकेज समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज एम्बिडेनेंट लिगेंड्स में होते हैं जो उभयधर्मी लिगेंड्स होते हैं। जैसे उभयधर्मी लिगेंड्स में जैसे NO2, तो NO2 जो है आपको इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि अगर नाइट्रोजन NO2 होगा तो नाइट्रो होगा और इसको लिखेंगे नाइट्रो N। और अगर यहाँ पर N इस तरह से अगर कंपाउंड बन जाए जैसे N डबल बॉन्ड O तो इसको हम नाइट्रिटो बोलेंगे, नाइट्रिटो O, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंटर एलिमेंट्स के साथ अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रो N
और ऑक्सीजन बनाएगा तो नाइट्रिटो O के नाम से जानेंगे। और इस प्रकार से जो लिगेंड्स बनेंगे वह हमारा लिंकेज लिगेंड्स कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। अब सुनिएगा गौर से, कहता है वह यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके संरचना के लिंकेज में अंतर हो तो इस प्रकार के समावयवी को लिंकेज समावयवी कहेंगे और इस घटना को लिंकेज समावयवता कहेंगे। यानी द कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर in a linkage of coordination compound element is called linkage isomers and this phenomena is known as linkage isomerism। इसका उदाहरण जैसे देखेंगे CONH3 का होल 5NO2Cl2। यहाँ पर आप CONH3 का होल 5NO2 तो इसका नाम क्या होगा, पेंटामीन। आपको बोले थे कि NH3 में डबल M लगाइएगा, पेंटाएमीन यहाँ पर नाइट्रो, और चूंकि नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो N कोबाल्ट, नाइट्रो N कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे या -1 या -2 तो यह 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तब थोड़ा हटकर क्लोराइड लिखेंगे तो पेंटाएमीन नाइट्रो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब देखिए, अब यहाँ पर CONH3 का होल 5ONO यानी ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन। पेंटाएमीन ONO यानी नाइट्राइटो O हो गया, तब होगा कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अणुसूत्र दोनों का समान है लेकिन एम्बिडेनेंट लिगेंड्स जैसे NO2 नाइट्रो है और नाइट्रिटो है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन चूंकि कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है इसलिए नाइट्रो N कोबाल्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है इसलिए नाइट्रो O कोबाल्ट कहेंगे। इस प्रकार के जो आइसोमर्स होंगे वह हमारा लिंकेज आइसोमर्स कहलाएगा। एक दूसरा उदाहरण के द्वारा हम आपको बतला दें, एक दूसरा उदाहरण लिंकेज आइसोमेरिज्म का कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ COSCnH2OCl2, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ सल्फर जो है वह बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। यहाँ पर NCS यानी नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बना रहा है तो यह हमारा एम्बिडेनेंट लिगेंड्स में SCN थायोसाइनाइड और NCS आइसोथायोसाइनाइड से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे S साइनाइड हो गया, S हो गया थायोसाइनाइड और NCS होगा आइसोथायोसाइनाइड। तो इसमें कोबाल्ट सल्फर के साथ लिंकेज है इसलिए इसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म में बोलेंगे। और आइसोमर्स क्या होगा, आइसोथायोसाइनाइड का यहाँ सल्फर है और यहाँ नाइट्रोजन लिंक कर रहा है कोबाल्ट के साथ, इसलिए इस प्रकार के समावयवता को हम लिंकेज समावयवता कहेंगे। एक बार और सुनिए, अगर आयन का इंटरचेंज होगा तो आयन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अगर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन लिगेंड्स और काउंटर एलिमेंट्स में होगा तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अगर हमारा एम्बिडेनेंट लिगेंड्स होंगे तो एम्बिडेनेंट लिगेंड्स में लिंकेज होगा, जैसे NO2 CN, ये जो एम्बिडेनेंट लिगेंड्स होंगे अलग अलग डिफरेंट से अगर कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो लिंकेज हो जाएगा। और जब हमारा लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा, लिगेंड्स का इंटरचेंज अगर हो जाए तो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता जो है वह 4 प्रकार के समावयवता है। अब हम आपको बतलाएंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में।
अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। जैसे आइसोमेरिज्म दो प्रकार के हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हम आपको बता दिए, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हिंदी होगा त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, इसका डिफिनीशन होगा कि वह यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन उसके स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर हो, यानी अंतरिक्ष में जो लिगेंड्स हैं उसमें अंतर हो, तो इस प्रकार के समावयवता को स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम ज्यामितीय समावयवता कहेंगे हिंदी में, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरा होगा आपको प्रतिबिंब समावयवता, जिसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है जब भी होगा हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स में कहते हैं कि सेंट्रल एटम से डिफरेंट लिगेंड्स अगर जुटे हुए हों तो उसे हम हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंटर से, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुटे हुए हों तो उसे होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। तो हमारा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो प्रदर्शित करेगा वह हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रदर्शित करेगा, जिसको मैं आपको पहले बता देता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय जो समावयवता होगा या हमारा जो समावयवता होगा, जैसे CO NH3 का होल 2 और Cl2, इसमें डिफरेंट लिगेंड्स हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और एक नेगेटिव लिगेंड्स है। डिफरेंट लिगेंड्स होने के कारण यह हेट्रोलेप्टिक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएगा। और इसमें सिस और ट्रांस होंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर होगा और यहाँ NH3 Cl और Cl। तो बराबर याद रखिएगा कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वह हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में नहीं होगा। जब भी होगा तो वह स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है प्रदर्शित करेगा, जिसमें NH3 जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं एक साइड में हैं और जो यह क्लोरीन निगेटिव लिगेंड्स हैं एक साइड में है, तो इसे सिस बोलेंगे, सिस आइसोमर्स। और इसका जब हमें यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट्स कोबाल्ट्स हैं और यहाँ Cl कर दे और NH3 कर दे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन और NH3 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इससे हम ट्रांस बोलेंगे। तो इस बात को हम जानेंगे कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स जिसमें भी होगा वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करेगा। एक हम दूसरा उदाहरण से हम आपको बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में यह प्लेटिनम है, यहाँ प्लेटिनम है, यहाँ पर NH3 और NH3 है और यहाँ NO2 है।
तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप एक साइड में है और अमोनिया एक साइड में है, तो इससे हम सिस आइसोमर्स बोलेंगे। और यही जब इसका ट्रांस रूप में होगा, जैसे यह प्लेटिनम हो गया और यहाँ पर NH3 NO2 और NO2, तो यह ट्रांस हो जाएगा। तो इसका जो कंपाउंड्स है जैसे PT NH3 का होल 2 NO2, यह हमारा डिफरेंट लिगेंड्स हैं। नाइट्रो ग्रुप निगेटिव लिगेंड्स हैं, अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, डिफरेंट लिगेंड्स हैं। और एक ही साइड में जब अमोनिया है और नाइट्रो ग्रुप है तो इसको हम सिस बोलेंगे और इसको ट्रांस बोलेंगे। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में जो होगी वह सिस और ट्रांस कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होगी। अब हम दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज में है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज पर अब चर्चा करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज में देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली बात यह है कि वह ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एसिमेट्रिक लिगेंड्स होने चाहिए। एसिमेट्रिक लिगेंड जैसे केंद्रीय धातु परमाणु से जो डिफरेंट लिगेंड्स होंगे वह जो है हमारा डिफरेंट हो, मिरर इमेज उसका बने और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो है प्रतिबिंब समवयवता को जानने के लिए पहले हम जानेंगे एक कि कोई साधारण लाइट है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक नॉर्मल लाइट है। यह नॉर्मल लाइट को जब हम निकेल प्रिज्म से हम पास करेंगे तो यह लाइट क्या होगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा, एक ही प्लेन में आएगा, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानेंगे। यह हमारा कॉमन लाइट है, साधारण प्रकाश है। इसको हम निकोल प्रिज्म से होकर जब हम पास करते हैं तो यह जो लाइट है उसका अरेंजमेंट हमारा एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अब हम देखिए, जब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित जो प्रकाश है, इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सॉल्यूशन से जब हम पास करते हैं और यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस से भी सूचित करेंगे। अगर यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, यानी हमारा या राइट साइड में घूमता है या लेफ्ट साइड में अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन हो जाए तो इसको लीवो बोलेंगे। लीवो रोटेटरी के नाम से जानेंगे या इसे माइनस फॉर्म के रूप में जानेंगे। बराबर याद रखिएगा कि जब साधारण लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से जब पास करेंगे तो यह साधारण लाइट एक ही प्लेन में हो जाएगा, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करेंगे और यह लाइट का रोटेशन अगर राइट साइड में हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे यह है, और इसका डायरेक्शन अगर राइट साइड में अगर हो जाता है तो इसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे या डी फॉर्म बोलेंगे। डेक्स्ट्रो या डी फॉर्म के रूप में जानेंगे और इसे प्लस से सूचित करेंगे। अगर यही लाइट जो है, जैसे यह लाइट है, लेफ्ट साइड में अगर रोटेट कर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको लीवो बोलेंगे या एल फॉर्म के रूप में जानेंगे, एल फॉर्म या निगेटिव रूप में जानेंगे। यह हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्रिया हो रही है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अधिकांशतः हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स जो होते हैं
उसमें या ऑप्टिकल आइसोमेरिज में प्रदर्शित होते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड्स होंगे, जिसमें बराबर याद रखिएगा कि वह एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसका मिरर इमेज बनना चाहिए। अगर मिरर इमेज अगर बनता है तब तो वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बतला दें, यहाँ पर एक उदाहरण दे दे आपको। जैसे यहाँ कोबाल्ट हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन हो गया। यह जब भी होगा तो बाइडेनेंट लिगेंड्स के साथ होगा। और यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन और यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन है, और इसमें मिरर लगा देते हैं। मिरर, जब यह मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। जैसे सेंट्रल मेटल जो होगा वह तो ज्यों का त्यों होगा, और यह ईएन एथिलीन डाइअमीन का यहाँ पर फिगर बन जाएगा। यहाँ ईएन है तो यहाँ ईएन इस साइड में चला आएगा और सीएल इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो है वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वह मिरर इमेज बनाएगा। यह जब भी होगा सिस के लिए होगा, ट्रांस में यह मिरर इमेज नहीं बनाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर अगर कोबाल्ट है इस तरह से, और यहाँ एथिलीन डाइअमीन है, यहाँ भी एथिलीन डाइअमीन है, क्लोरीन और क्लोरीन है, तो आप देख सकते हैं कि यह तो ट्रांस हो गया। और इसका जब मिरर इमेज करेंगे तो इसका मिरर इमेज सेम बन जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्रिया जो है ट्रांस में नहीं होती है। यह ट्रांस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें नहीं होगी। जब भी होगी तो वह सिस कंपाउंड्स में ही प्रदर्शित करेगी। एक दूसरा उदाहरण के द्वारा हम आपको बतलाते हैं। एक दूसरा उदाहरण, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट कर दिए, यहाँ कोबाल्ट, और यहाँ पर कर दिए हमारा एथिलीन डाइअमीन यहाँ पर कर दिए, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वह हम निगेटिव लिगेंड्स को बता दिए और इसमें मिरर लगा दिए, दर्पण लगा दिए। तो दर्पण लगा दिए तो यह हमारा सिस होगा, और सिस जो आइसोमर्स होगा इसमें जैसे कोबाल्ट हो गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह ईएन जो है मिरर में, यह दूसरे साइड में ईएन यहाँ पर आ जाएगा, ईएन, और यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन यहाँ आ जाएगा, और NO2 और NO2। इस तरह से यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में के लिए कंडीशन है कि वह नंबर 1 की ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए और उसका मिरर इमेज बनना चाहिए, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। जैसे सुपर इम्पोज अगर हो जाता है तो क्या होगा, वह इमेज नहीं बना पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम O लिखते हैं, इसमें मिरर लगा देते हैं, तो यह तो O हो गया, यह तो सुपर इम्पोज हो गया। तो यह सुपर इम्पोज हो जाएगा तो वह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमारा मिरर इमेज बनना चाहिए, एसिमेट्रिक लिगेंड्स होने चाहिए, तब जाके हमारा वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज में बनाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आइसोमेरिज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं आपको बता दिया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।